कांग्रेस पार्टी किस बात की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है जो किसी मुद्दे पे इतने धारदार तरीके से अपनी बात नहीं रखती। छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं हम उससे अलग तो नहीं है। भाई अलग तो थे ना, अगर अलग नहीं होते आप भी वही दिखाई देते। अगर हम अलग होते तो आप लोग कहते कि साहब आपने इस मूवमेंट को बांट दिया। राजनीतिक दलों ने अपने हाथ में हथियार लिया है। हम नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई बात हो और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट ने अपना दमखम दिखा के 8 दिन मूवमेंट चला के सरकार को विवश कर दिया सीबीआई जांच कराने के लिए। मेरी बात सुनिए, स्टूडेंट ने जो किया वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है? पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट उन्होंने रोल तो ऐसी। अच्छी बात है। तो ये तो और ज्यादा प्रश्न चिन्ह हो गया आपके लिए। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी होती तो अन्य लोगों का उनको समर्थन उस रूप में नहीं मिलता, लेकिन वो चूंकि छात्र थे और वो सबके थे इसलिए उनके हाथ में सबका हाथ था। ये कैसा अपोजिशन है, दिन में तो नारे लगाता है और शाम को मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाता है। हम नहीं चाहते हैं कि हम इसका श्रेय लें। हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे जो ये काम कर रहे हैं, ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये बच्चे अगर परिपूर्ण तरीके से जितना हम कर सकते हैं उसी तरीके से ये लोग भी कर रहे हैं। 2016 में आपकी सरकार गिरी थी। जिन लोगों ने सरकार गिराई आप जानते हैं, उनमें से जो मेन व्यक्ति थे मिस्टर हरक सिंह रावत, वो तो आज आपकी पार्टी के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। पोस्टर बॉय की परिभाषा क्या होती है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं कि 2016 में जो उन्होंने किया वो अपने राजनीतिक जीवन के लिए भी उन्होंने अच्छा नहीं किया और प्रदेश के लिए भी वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो दंड उन्हें मिलना चाहिए था वो इस रूप में मिला कि विधानसभा के अध्यक्ष जी ने अपना जो निर्णय जाहिर किया उसमें उनकी सदस्यता समाप्त हुई। आप अपनी एडजस्टेबिलिटी के हिसाब से जब आपको फायदा लगे आप पहुंच जाओ, जब आपको लगे मजा नहीं आ रहा आप दूसरी पार्टी में चले जाओ। आपकी इस बात तक, इस सीमा तक सहमत हूं कि ये परंपरा नहीं बननी चाहिए। फल खाए इस डाल के गंदे कीने पात, यही हमारा धर्म है, हम जले इसी के साथ। आप परमानेंट कैपिटल राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे? बिल्कुल, मेरी बिल्कुल ये इच्छा है कि हम परमानेंट राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे। दूसरी बात, हमने गैरसैंण में जो कुछ किया था वो परमानेंट राजधानी बनाने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक हिस्सा था। 2027 में केवल 1.25 साल बचा है, तो एक कंफ्यूजन आपकी पार्टी में जो बना हुआ है, इलेक्शन किसके नेतृत्व में? जो हैं वो उस पद को पूरा भरे हुए हैं ना, किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि किसके नेतृत्व में। आप कह रहे हैं 2027 का चुनाव करण मेहरा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अभी करण मेहरा पार्टी के अध्यक्ष हैं। इस बीच में अगर पार्टी कुछ सोचती है और कुछ विचार करती है और कोई चेंज करती है तो बदलाव भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसे अब 1.25 साल रह गया है। जाहिर है हर राजनीतिक दल कमर कस रहा है 2027 के लिए कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति होने जा रही है, और हाल ही में जो पेपर लीक का मुद्दा हुआ उसमें कांग्रेस कहां थी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको आज हम पूछेंगे और हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोतियाल जी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार समय देने के लिए। धन्यवाद। गोतियाल जी, इतना बड़ा पेपर लीक का मुद्दा हुआ, स्टूडेंट ने पूरा मूवमेंट संभाला, 8-9 दिन तक उन्होंने पूरे मूवमेंट को धार दी और अपनी मांग मनवाई। कांग्रेस नदारद थी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी नदारद थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि कांग्रेस नदारद थी। बहरहाल सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। और आपका ये प्रश्न कि इतना बड़ा मुद्दा था और कांग्रेस कहीं नहीं थी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की पहले दिन से ही इस मुद्दे पर बहुत पैनी नज़र थी। और आपको याद होगा कि जिस दिन ये बात सामने आई कि पेपर लीक हो गया, उसी दिन कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हमने उसी दिन ये कहा कि सरकार इसमें सीबीआई जांच करे। आप अगर रिकॉर्ड देखें तो आपको पता लगेगा कि उसी दिन हमने कहा कि सीबीआई की जांच इसमें सरकार कराए। और सीबीआई की जांच भी हमने ऐसे ही नहीं कहा, क्योंकि सीबीआई पे हमारा भरोसा नहीं है। सीबीआई केंद्र के इशारों पर काम करती हैं, इसलिए सीबीआई हाई कोर्ट के माननीय किसी जज की अध्यक्षता में इस जाँच को करे, देख रेख हाई कोर्ट के किसी जज की हो। हमने ये कहा, सभी लोगों ने ये बात कही, सभी लोगों ने कही। तो मतलब आप कह रहे हैं प्रतिक्रिया देना और अपने कर्मों की इतिश्री कर लेना। नहीं, बिल्कुल आपने प्रतिक्रिया दे दी, आपको लग रहा राज्य सरकार सीबीआई जांच करा देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने सभी, क्या हम उससे अलग हैं क्या? जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं हम उससे अलग तो नहीं है। भाई अलग तो थे ना, अगर अलग नहीं होते आप भी वही दिखाई देते। अगर हम अलग होते तो आप लोग कहते कि साहब आपने इस मूवमेंट को बांट दिया। तो जो मूवमेंट चल रहा है क्यों ना उस मूवमेंट को और मजबूत किया जाए। हमने क्या कहा, आप अगर उस समय हमारे स्टेटमेंट देखें तो हमने कहा कि जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, मैं भी खुद उस मूवमेंट में गया, वहाँ उनके बीच में गया
और मैंने कहा कि जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो जहाँ हैं, जो पिथौरागढ़ है, कोई अल्मोड़ा है, कोई उत्तरकाशी है, कोई पौड़ी है, चमोली है, टिहरी है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, जो जहाँ है और यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, सरकार के इस कृत्य का और जो परीक्षा अथॉरिटी थी उसके इस लीकेज का पुरजोर विरोध करे, सरकार का विरोध करे और मांग करे कि इसकी सीबीआई जांच हो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के अध्यक्षता में। लेकिन मैं फिर कहूंगा, और उसके बाद अगर आप ओवरऑल लोगों के परसेप्शन की भी बात करें, देखिए अल्टीमेटली एक डेमोक्रेसी में परसेप्शन बनाया जाता है, परसेप्शन आप तो उसमें फेल हो गए ना। मेरी बात सुनिए, परसेप्शन बनाया जाता है। अब अगर आप ये कह रहे हैं, जैसे ये जानने के बाद भी कि पहले दिन से उस पर हमने कमांड रखी है, और ये जानने के बाद भी कि हमारी जो भावना है वो ये है कि इसको इस रूप में प्रस्तुत न किया जाए कि इस आंदोलन को या इस मूवमेंट को राजनीतिक दलों ने अपने हाथ में हथिया लिया है। हम नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई बात हो और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उसको इस रूप में कह रहे हैं। नहीं, मैं तो इस रूप में कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, लोग भी कह रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है। परसेप्शन, ये कांग्रेस पार्टी किस बात की प्रिंसिपल पोजीशन पार्टी है जो किसी मुद्दे पे इतने धारदार तरीके से अपनी बात नहीं रखती। स्टूडेंट ने अपना दमखम दिखा के 8 दिन मूवमेंट चला के सरकार को विवश कर दिया सीबीआई जांच कराने के लिए। मेरी बात सुनिए, स्टूडेंट ने जो किया वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है? पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट उन्होंने रोल तो ऐसे ही। अच्छी बात है, तो ये तो और ज्यादा प्रश्न चिन्ह हो गया आपके लिए। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी होती तो अन्य लोगों का उनको समर्थन उस रूप में नहीं मिलता, लेकिन वो चूंकि छात्र थे और वो सबके थे, इसलिए उनके हाथ में सबका हाथ था। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि हम लोग उसमें पीछे थे। अगर आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, अगर आप देखें तो मैं तो जो पहले दिन, सबसे पहले दिन जिस दिन वो धरने पे बैठे और जिस दिन एसएसपी देहरादून ने ऐलान किया कि कौन सी धारा 163 धारा उन पर लगाई जाएगी, मैंने उस दिन ऐलान किया कि हिम्मत है इस एसएसपी को कि जो एक आदमी पे उस धारा को लगाकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। गणेश गोदियाल निजी रूप में भी और पार्टी की ओर से भी ये वादा करता है कि हम उस हर एक आदमी के साथ खड़े होंगे जिस पर इन धाराओं का प्रयोग करके प्रताड़ित किया जाए। बट वो लोग तो खुद ही नहीं मानते, वो तो चाहते ही नहीं थे पॉलिटिकल लोग उनके बीच में आए। तो अच्छी बात है ना, आप ये क्रेडिट मत लीजिए ना कि आप उनके साथ रहे थे। देखिए, आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। देखिए, आप दोनों बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जवाब भी मत दीजिए, आप कह रहे हैं कि मेरा प्रश्न है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डेमोक्रेसी में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का इतने बड़े मुद्दे पे गायब रहना सवाल खड़े करता है। आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि उसमें हमारी भूमिका क्या थी, इस इश्यू पे हमारा स्टैंड क्या था। मैं अपनी भूमिका और अपना स्टैंड आपको बता रहा हूं, और अपनी भूमिका और अपना स्टैंड बता रहा हूं, तो उसको आप इस रूप में मत समझिए कि मैं कोई क्रेडिट लेना चाह रहा हूं। अगर मैं क्रेडिट लेना चाहता तो सीबीआई जांच के ऐलान के बाद पहला मेरा स्टेटमेंट होता कि मैंने सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग की थी और आज वो हो गया। लेकिन हमने नहीं कहा ऐसा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप हवा का रुख भाप गए थे कि आपको अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे। नहीं, आप ये कह सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये था कि जो मेरा मकसद था वो हो गया, और वो मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए श्रेय लेने की बात कहाँ है। अभी इस सीबीआई जांच को क्या मानते हैं आप, ये किसी अंजाम तक पहुंचेगी? ये सीबीआई जांच तब तक अंजाम तक नहीं पहुंचेगी जब तक इस सीबीआई जांच को किसी कोई जज जो सिटिंग जज हो, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो इन्होंने एसआईटी बनाई, किसी जज को रखा, तब तक दूसरे दिन बात आ गई सामने। नहीं, वो तो इंक्वायरी कमीशन है। एसआईटी अलग जांच कर रही है, एक इंक्वायरी कमीशन है, और इंक्वायरी कमीशन तो अंडर इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत गठित होता है। नहीं, जो भी है, जो एक जज बनाए पहले, हाँ, उनके ऊपर भी कोई बात आ गई, जस्टिस वर्मा पर कोई बात आ गई कि उनके बेटे को कुछ बनाया है। उसके बाद जज बदली कर दिए, जस्टिस ध्यानी आ गए। अब ये भी जांच चलेगी, वहां सीबीआई की भी जांच चलेगी, जो भी। बट अभी सीबीआई की तो सिर्फ सिफारिश हुई है। हमारा तब तक इन जांचों पर विश्वास नहीं है जब तक ये जांच कोई लीगल कमीशन इनको हेड ना करे। लेकिन सवाल इस बात, और यहीं तक नहीं, और जांचें क्यों नहीं होनी चाहिए? इनकी सरकार पर पहले दिन से ये आरोप लग रहे हैं कि जिस दिन से ये सरकार पिछले 2017 में बनी, तब से ये सरकार नौकरियों को बेचने का बड़ा कारोबार कर रही है, ट्रांसफरों का बड़ा कारोबार कर रही है। मैं अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अगर मेरी बात गलत है तो सरकार मुझ पर कार्रवाई करे। मैंने उदाहरण के लिए जो बातें कही कि भाई क्यों इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए कि 2020 में जब सरकार के द्वारा बिल्कुल बाहर निकलने के लिए मना किया गया था कोविड के प्रावधानों के तहत, स्कूटर निकालने की परमिशन भी अगर चाहिए तो डीएम से लेनी पड़ती थी। ऐसे माहौल में 1100 पदों की भर्ती की परीक्षा नोएडा में आयोजित की गई, और उस परीक्षा में कौन गया, कैसे वहां तक वो लोग पहुंचे, इसकी जांच होनी चाहिए। कहां के लोग थे? उत्तराखंड के लोग थे क्या? कहां के लोग थे? इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच क्यों नहीं सीबीआई से होनी चाहिए कि इनके विधायकों ने, बीजेपी के विधायकों ने ये कहा
कि भाई 20-20 लाख में नौकरी बेची जा रही है, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए सीबीआई से? तो सरकार को मैं चुनौती देता हूं कि सरकार इनकी जांच कराए। अभी तो एक नया धंधा सुना मैंने ये सुना कि 2 तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं। एक तरह का ये कि अगर कहीं किसी जगह पर किसी विधायक को, मंत्री को पता चल गया कि ये दूसरे राजनीतिक दल का व्यक्ति है और इसकी पत्नी, इसका भाई, इसके कोई रिश्तेदार सगे सरकारी सेवा में है, तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। फिर उनके साथ नेगोशिएशन हो रहा है कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, तब तुमको हम फिर ठीक जगह पे ले आते हैं। एक तो ये आधार बन रहा है। दूसरा ये आधार बन रहा है कि ट्रांसफ़र कर दो सीधा पिथौरागढ़। खास करके मैं स्वास्थ्य विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र कर दो पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ ट्रांसफ़र कर दिया, फिर वो अप्रोच करेंगे। अप्रोच कराने के लिए घर में एक अलग डेस्क लगा रखा है, उस डेस्क को घर के आदमी ही हेड कर रहे हैं, उसको चेयर कर रहे हैं। और तब नेगोशिएशन हो रहा है कि भाई कहाँ, चलो पिथौरागढ़ हो गया तुम्हारा, उत्तरकाशी हो गया तुम्हारा, तुमको अल्मोड़ा कर देते हैं तो उसका ये रेट है, तुमको वापस देहरादून कर देते हैं तो उसका ये रेट है। तो मैं ये कह रहा हूँ भट्ट जी, ये चीज़ें परंपरा न बने, इसलिए कोई बात परंपरा न बने, कोई अपराध परंपरा न बने। इसलिए ऐसे अपराधियों को, जिनकी ये मंशाएं हैं और जिनको इसी में अपना कारोबार चलाना है, उनको दंडित किया जाना बहुत आवश्यकता है। और अगर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हितैषी हैं तो ऐसे तमाम एलिगेशंस, भाई एलिगेशंस पे कोई आरोपी तो तय नहीं हो जाता ना कि ये अपराधी तो नहीं बन जाता ना, आरोपी रहता है। इसलिए इन आरोपों पर तटस्थ भाव से जांच और उत्तराखंड का हित हो सके, मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, आग्रह किया है और उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री अगर इस गोरख धंधे में शामिल नहीं है तो मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों की जांच सीबीआई को सौंपें और उस जांच के दायरे को बढ़ाएं और किसी स्वतंत्र, जो हमने कहा कि जो स्वतंत्र रूप में वो जांच हो सके, किसी जज को अध्यक्षता देकर और इस जांच को कराएं। मैं वापस पेपर लीक के मुद्दे पे आता हूं। हाँ। आपने कहा कि आपने पहले दिन कहा कि साहब अब इसकी सीबीआई जांच कराए। अब क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं, आप लोगों को लगा कि इस पिक्चर में तो हम कहीं है ही नहीं, तो फिर आप लोगों ने कहा कि साहब एक नया पैंतरा ढूंढते हैं। हम कहते हैं सीबीआई जांच हो लेकिन एक सिटिंग जज के नेतृत्व में हो। यूकेएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए। कल शाम, दिन में तो आप उनका विरोध करते हैं, शाम को मुस्कुराते हुए उनके साथ फोटो खिंचाते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ। लोगों के दिमाग में, ज़हन में एक प्रश्न उठता है, ये कैसा अपोजिशन है, दिन में तो नारे लगाता है और शाम को मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाता है। आपने 2-3 बातें एक साथ कह दी। पहली बात आपने कही कि हमने ये कहा कि सीबीआई जांच में कोई न्यायाधीश के अध्यक्षता में हो, ये हमने बात बदल दी, आपका ये आरोप है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले दिन का स्टेटमेंट और बात अभी के स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है। मैंने अच्छी तरह याद है, अभी भी मेरे सोशल मीडिया में पड़ा होगा, आप चेक कर लेना। पहले दिन, उस दिन मैं पटना जा रहा था और मैंने जब ये बच्चे बैठे तो इन बच्चों के बैठने के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ये चलाया, बच्चों ने, कि हमारे क्षेत्र के थे, कि गणेश गोदाल जी को भी इसमें आना चाहिए। और मुझे भी लगा मुझे जाना चाहिए। मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से ही वो अपने खुद ही, मैं इतना स्किलफुल आदमी नहीं हूँ इस लाइन में, ये वीडियो बनाने वाला, लेकिन मैंने अपने ही हाथ से खुद ही अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर डाला, जिसमें ये बात आज भी इंगित है कि मैंने उसी दिन ये कहा था कि इसकी सीबीआई जांच किसी न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में होनी चाहिए। और बाद में भी हम यही कह रहे हैं। अब आप ये कहें, हम नहीं चाहते हैं कि हम इसका श्रेय लें, हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे जो ये काम कर रहे हैं, ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये बच्चे अगर परिपूर्ण तरीके से जितना हम कर सकते हैं उसी तरीके से ये लोग भी कर रहे हैं, तो हम क्यों उसमें अनावश्यक जो है। सर, राजनीति में श्रेय लेना जरूरी है, राजनीति है ही श्रेय लेने के लिए। फिर भी आप तो गैर राजनीतिक बात कर रहे हैं। हम नहीं ले रहे ना, हम तो ये कह रहे हैं कि इनका हित हो, हम इस प्रदेश के हितों के साथ खड़े हैं। अब आप कह रहे सिटिंग जज के नेतृत्व में हो। मैं आपको एक उत्तराखंड हाईकोर्ट के केसेस की बात बताता हूं, मैं आज वो भी ढूंढ रहा था। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मौजूदा समय में 55,323 पेंडिंग केसेस हैं, 25,000 क्रिमिनल केसेस हैं, 30,000 के आसपास सिविल केसेस हैं। जिस हाईकोर्ट पे इतने पेंडिंग केसों का दबाव है, वहां के सिटिंग जज से आप कह रहे हैं आप सीबीआई का मॉनिटरिंग करवाइए, ये कैसे मुमकिन है सर? क्यों मुमकिन, नामुमकिन क्या है? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर उत्तराखंड हाई कोर्ट में जजों की संख्या इन केसों के आधार पर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो ये किसका काम है कि यहाँ जजों के अपॉइंटमेंट हो? ये पहले दिन हो रहा है, ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ना, हमने एक मांग रखी, उस मांग में आप एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना किसके अधिकार क्षेत्र में? सरकार के। सवाल ये है, आपने तो बड़ी बात उठा दी और अच्छी बात है
कि भाई आपने इस बहाने कम से कम ये बात तथ्य सामने लाए पब्लिक के कि इस प्रदेश में 55,000 कितने केस आप कह रहे हैं, इतने केस पेंडिंग है। मैं तो बड़ी एक ऐसा केस जानता हूं, आप अगर इस दिशा में इस बात को ले गए तो इसको भी इंगित करना जरूरी है। सरकार ने कैबिनेट में लाकर एक महाविद्यालय में क्लास 4 के पदों को तनख्वाह देना बंद कर दिया और 5 साल से वो लोग बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। केस खड़ा है, केस की 5 साल से सुनवाई नहीं हुई। तो निश्चित रूप में जजों की कमी है, पर उस जजों की कमी को पूरा करने के लिए कौन जवाबदेह है? सरकार। तो सरकार को ये करना चाहिए। इसलिए कि जजों की कमी है, इसलिए हम इसकी जांच पूरी तरह से पारदर्शी न हो, इस बहाने से नहीं बच सकते। बट ये समझ में नहीं आ रहा ना, आप सीबीआई जांच चाहते भी हैं और सीबीआई को डिस्ट्रस्ट भी कर रहे हैं, और स्टेट की एजेंसी को तो आपने बिल्कुल अलग कर दिया। अपनी स्टेट की एजेंसी, अपनी जांच एजेंसी को डिस्ट्रस्ट करना कितनी खराब बात है। एक जागरूक उत्तराखंड के नागरिक के तौर पर, एक प्रखर और ज्ञाता पत्रकार के तौर पर आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जो जांच पारदर्शी भी हो, जिस पर विश्वास किया जा सके, और सीबीआई के अलावा भी हो? अगर कुछ है तो बताइए, हम भी आगे से उसी की मांग करें। तो आप ये कैसे मान रहे हैं कि सिटिंग जज के नेतृत्व में उनकी मॉनिटरिंग में जांच बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी? ज्यादा उम्मीद है कि वो ज्यादा उम्मीद है, मतलब यहां भी डिस्ट्रस्ट है। आप स्वयं जानते हैं कि किसी जज के घर में 15,000 करोड़ की 1500 करोड़ कितने रुपए जले हुए पाए गए, क्या हुआ उस केस में? तो संदेह पैदा होते हैं इस लोकतंत्र में। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस अब शुरू हो रही है ना पार्लियामेंट में। इस लोकतंत्र में अगर कोई स्वच्छ है, कोई साफ है, तो उसको साफ दिखना भी जरूरी। बट सर, यही वो सीबीआई है। जब आपका कार्यकाल यूपीए का चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला था कि ये एक केज पैरेट है, पिंजरे में बंद तोता है सीबीआई। वही सीबीआई आज भी काम कर रही है। तो आपके दौर में वो इंडिपेंडेंट थी, आज वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ये दोहरा मापदंड क्यों? मेरी बात सुनिए, अगर उस दौर में भी वो इंडिपेंडेंट नहीं थी तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। उस बात को हम ये मानते हैं कि उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक इस देश में जो न्याय मिलता है लोगों को, वो अन्याय में तब्दील हो जाता है। बट मैं मेरा उदाहरण देता हूँ। 2016 में जब सरकार गिरी और हम सरकार गिराने वालों के साथ नहीं गए, तो मेरी भी सीबीआई जांच हुई। मैं उस सीबीआई के अधिकारी को फ़ोन करता रहा कि भाई बता कब आना है, और वो सचिवालय से उस प्रकरण के तमाम कागजात अपने पास ले जाकर जब उसने जांचें की होंगी और उसमें पाया होगा कि हमारा कोई रोल नहीं है, तो वो मुझे नहीं बुलाया। लेकिन मैं फ़ोन करता रहा, मुझे मालूम था कि मैं जाऊंगा, मेरा क्या कर देंगे लोग, हमारा कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। लास्ट में उन्होंने कहा कि भाई आप बार बार फ़ोन मत करो, बुलाना होगा तो हम खुद ही आपको बुला देंगे, नहीं तो फ़ोन मत करो आप। लेकिन आप मुझे ये बताइए, सवाल 3 इंक्वायरी चल रही है। एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, दूसरा जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया है जस्टिस ध्यानी के नेतृत्व में, तीसरा सीबीआई की सिफारिश। अबे सीबीआई की सिफारिश गई है, डीओपीटी से रिव्यू करता है कि भाई ये जांच लायक है नहीं। मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं, आप क्या चाहते हैं? सिर्फ इसी एग्जाम की जांच हो, या अब तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए गए जब से यूके SSSC अस्तित्व में आया है उन सब की जांच होनी चाहिए? बट जी, आप अगर कुछ दिन से मेरे स्टेटमेंट देखें तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये गलत परंपराएं इस प्रदेश में पड़ गई हैं, इन परंपराओं को समाप्त होना बहुत नितांत आवश्यक है, और जल्दी से जल्दी। उन गलत परंपराओं को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि चाहे हमारी सरकार रही हो और उस सरकार में भी गलत हुआ है, तो वो गलती करने वाले लोग बिल्कुल। आप ही के सरकार में जो मिस्टर RBS रावत थे, उनको जेल जाना। हाँ, तो ठीक है ना, जो गलत करेगा जाएगा। तो फिर आप तो नैतिक अधिकार खो चुके हैं ना। क्यों खो चुके? क्यों? आपकी गवर्नमेंट में इतना सब कुछ गड़बड़ हुआ भर्ती। मेरी बात सुनिए, अब आप कह रहे हैं साहब आप ट्रांसपेरेंसी लेके आइए, आपका नैतिक अधिकार आप खो गए। मैं आपके इस तर्क के साथ सहमत नहीं। वो आपका अधिकार है। मेरी बात सुनिए, ये भी सरकारें थी जो एक बार बंबई में बम विस्फोट हुए थे और किसी पत्रकार ने पेड़ पर ऐसा मैकेनिज्म किया कि मंत्री के घर के अंदर वीडियो शूट होता रहा, और मंत्री को तत्काल जिस कपड़े में, उस कपड़े में उम्मीद की जाती है कि वो बाहर निकलें और इस पर रिएक्शन दें या कार्रवाई करें, जो भी करना है। उस स्थिति में तत्कालीन कोई मंत्री थे, मुझे लगता है गृह मंत्री थे, और वो गृह मंत्री एक बार सूट पहने, कपड़े पहने, शीशे के सामने आए और शायद उनको नहीं जमा, उन्होंने दोबारा कपड़े पहने। हाँ, आप शिवराज पाटिल की बात करें, दिल्ली में हुआ था बम ब्लास्ट, जब वो व्हाइट कपड़ों में देखने आ गए थे। बॉम्बे में तो 26/11 हुआ था सर। तो जो भी बम ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली में उनकी कुर्सी चली गई थी, इस्तीफा देना पड़ा इतनी सी बात पे। आपके मुख्यमंत्री। सुनिए मेरी बात। दूसरा, आदर्श घोटाला। क्या था वो घोटाला? बोलने के लिए आदर्श घोटाला, आदर्श घोटाला। घोटाला ये था वो कि राज्य सरकार ने एक जमीन पे
बिल्डिंग बनाने के लिए, अपार्टमेंट्स बनाने के लिए एक फौजी संस्था को जमीन दी और उसमें 2-4 लोग फ्लैट खरीद लिए। 2-4 लोग पॉलिटिकल लोगों के, मतलब मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदारों ने भी फ्लैट ले लिए। तो आरोप ये लगा कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी उसमें फ्लैट दिला दिया। अब एक राज्य के सामने एक फ्लैट किसी को, वहाँ महाराष्ट्र में तो मुख्यमंत्री कोटा होता है फ्लैटों का, मतलब सीएम कोटा होता है। मतलब कोई बिल्डर अगर 1000 फ्लैट बना रहा है तो उसमें 5%, 10% फ्री में मुख्यमंत्री को देने होते हैं, और वो मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को उन फ्लैटों को आवंटित करता है जिनके पास मकान नहीं है। मतलब उसके कुछ पैरामीटर्स होते थे। ऐसे में आदर्श सोसाइटी में वो पर गलती क्या हुई? नहीं, आप उसको यहाँ क्यों लाना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा भी सरकारें थी कि जो ऐसी छोटी छोटी बातों पर, ऐसे भी राजनीतिक दल थे, कांग्रेस ने ऐसी भी परंपरा डाली थी कि जो अपने नेताओं के इस्तीफे ले लेते थे क्योंकि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते थे। मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूं। आप कह सकते हैं, लेकिन हम उसको सुचिता मानते हैं और प्रेशर हैंडल नहीं किया जाना चाहिए। अगर गलत किया है तो उसको भुगतना चाहिए। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनके बेटे पकड़े गए और उन्होंने बेटे के रूप में उनको मदद की होगी एक बाप के रूप में, लेकिन कानून के रूप में सजा देने का भी काम किया। बट गोदियाल जी, आपको लगता है स्टेट की जांच एजेंसी को डिस्ट्रस्ट करना? हम चाहते ये हैं कि इस प्रदेश में ये परंपरा न हो, इसलिए समग्र रूप में एक इसी जो सीबीआई जांच हुई है उसका दायरा बढ़ाया जाए। एक पैनल लीगल जो लोग हैं, जो जस्टिस की हम बात कर रहे हैं कि कोई न्यायपालिका के जो सिटिंग जज हों, उनकी अध्यक्षता में जांच हो और ये समग्र जो भी नौकरियों का बंटवारा करने का, बंटाधार लगाने का जो काम हुआ है, इसकी जांच हो। मतलब आप कह रहे हैं जब से यूके SSS बना है तब से लेके अब तक ये जांच होनी चाहिए, जाए, कोई इस पर्टिकुलर केस की स्पेसिफिक जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। अभी आपको बताऊं मैं, नहीं, अभी ये क्लैरिटी दीजिए ना सर। मैं कह रहा हूं ये जो अभी स्थानीय परीक्षा जांच नहीं होनी चाहिए नहीं बोल रहा हूं मैं। ये बात आप मेरे मुंह से क्यों बुलवा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जांच हो रही है, अच्छी बात है, इसका स्वागत है। इस जांच को ट्रांसपेरेंट होने के लिए, इस जांच पर विश्वास करने के लिए सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये जांच हो और इसमें और भी जो कंप्लेंट्स हुई हैं पहले, उनको भी इसमें दे दिया जाए कि इनकी भी जांचें हों। बट अभी आपने 2016 की बात कही। 2016 में आपकी सरकार गिरी थी। जिन लोगों ने सरकार गिराई आप जानते हैं। उनमें से जो मेन व्यक्ति थे मिस्टर हरक सिंह रावत, वो तो आज आपकी पार्टी के अपोजिशन वो पोस्टर बॉय बने हुए हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही गोदियाल जी कि परंपराएं ना बन जाएं। बिल्कुल। जिन्होंने आपकी सरकार गिराई वो आज आपके पोस्टर बॉय बन गए हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, है ना? अब आप मुझे बताइए यहां पर कि इस पॉलिटिक्स को किस तरह से देखा जाए। आज तो ऐसा लग रहा है पूरे कांग्रेस पार्टी को हरक सिंह रावत जी ने कैप्चर कर लिया। उन्होंने सारा जिम्मा संभाल लिया। वो ऐसा लग रहा है कि वही असली सेनापति। देखिए, मेरी बात सुनिए, हरक सिंह रावत जी ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उस समय वो सरकार से नाराज थे और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर हरक सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी से वापस आकर उनकी कमियों को जनता के बीच रख रहे हैं और सच्चाई के साथ रख रहे हैं कि ये कमी थी। अभी उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि 30 करोड़ रुपए का एक फंड बना और तमाम खनन माफियाओं से वो पैसा लिया गया उस समय। अगर उन्होंने ये बात जाहिर की है तो बजाय इसके, क्या वो इन्वॉल्व नहीं थे? उन्होंने कहा कि मेरे से भी लिया, कहा ना उन्होंने। ये मेरे को कहने की जरूरत थोड़ी है, उन्होंने ही कहा कि मैंने भी दिया, मतलब मैंने भी किसी से दिलाया। आपको ये जानकारी नहीं थी? कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं को इसकी जानकारी नहीं थी? मैं ये नहीं जानता कि किसको जानकारी थी या नहीं, ये उनको उद्धृत कर रहा हूं मैं जो उन्होंने कहा है। पर सवाल यह है कि इस समाज में, इस प्रदेश में चर्चा ये होनी चाहिए कि क्या राजनीतिक पार्टियां इस तरह चलती है? इस पर चर्चा होनी चाहिए ना, बजाय इसके कि हरक सिंह वहां गया तो खराब था या अच्छा था, यहां आया तो अच्छा था कि खराब था। हरक सिंह ने क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए जब 2016 में देखिए गलत किया, चुनी हुई सरकार को अगर आपने गिरा गलत दिया, किया, उसके बाद फिर उस सरकार में आके आज आप उसके पोस्टर बॉय बन गए हैं। वो तो अब तो चर्चा ये भी होने लग गई कि वो आप लोगों के लिए भी थ्रेट बन गए। पोस्टर बॉय की परिभाषा क्या होती है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं कि 2016 में जो उन्होंने किया वो अपने राजनीतिक जीवन के लिए भी उन्होंने अच्छा नहीं किया और प्रदेश के लिए भी वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो दंड उन्हें मिलना चाहिए था वो इस रूप में मिला कि विधानसभा के अध्यक्ष जी ने अपना जो निर्णय जाहिर किया उसमें उनकी सदस्यता समाप्त हुई। उसके बाद तो मिनिस्टर रहे, दोबारा चुने गए, 5 साल मिनिस्टर रहे। उन्होंने कहा यहां आके, अभी परसों ही कहा कि भाई वहां की कार्यशैली इस प्रकार थी, मुझे वो कार्यशैली पसंद नहीं थी। 5.25 साल आप सत्ता में रहे, मिनिस्टर रहे, आपको 2 साल में छोड़ देना था। मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं, एक चीज बताइए, अगर वो सहज थे तो क्यों नहीं रहे वहां? वो तो लास्ट मोमेंट में ना, पूरे टाइम तो मिनिस्टर है, उन्होंने पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था।
आपकी सहजता और असहजता का मापदंड क्या है? ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि वो जिस दिन इस स्टूडियो में आएंगे उस दिन से पूछना कि आपने पहले क्यों नहीं दिया। पर हम बाहर से देखने वालों की दृष्टि में वो मंत्री पद छोड़ के आए ना, ये तो नहीं था ना कि उनको वहां टिकट नहीं मिलने वाला है। आप इस बात को कह सकते हैं कि वो बीजेपी में रहते हुए टिकट नहीं मिलता उनको? मैं ये कभी नहीं कह सकता। टिकट मिलता, और टिकट मिलता, जीतते, उदाहरण के लिए जीतते, सरकार संभावित थी उनकी, बनी भी, लेकिन उस समय संभावना थी कि भाई बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन बनती तो मंत्री भी बनते। पर वो छोड़ के आए ना, छोड़ के आए तो हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा कि वो वहां असहज थे। यशपाल आर्य जी छोड़ के आए, वो भी तो सिटिंग मिनिस्टर थे उस समय, छोड़ के आए। छोड़ के आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं वहां सहज नहीं था। तो ये परंपरा क्यों बन रही है? नहीं बननी चाहिए। आप अपनी एडजस्टेबिलिटी के हिसाब से जब आपको फायदा लगे आप पहुंच जाओ, जब आपको लगे मजा नहीं आ रहा आप दूसरी पार्टी में चले जाओ। आपकी इस बात तक, इस सीमा तक सहमत हूं कि ये परंपरा नहीं बननी चाहिए। बहुत कष्ट ऐसे होते हैं, पार्टी में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं छोड़ दूं। अगर हम सही समय के साथी हैं तो बुरे समय भी हमने जो है फल खाए इस डाल के गंदे कीने पात, यही हमारा धर्म है, हम जलें इसी के साथ। तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं, इन सब के बीच में जो पेपर लीक का मुद्दा है, ये एक स्पेसिफिक केस सामने आया, बहुत हो हल्ला मचा। एज ए प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी में फिर आपसे कह रहा हूं, कभी आप लोगों ने बैठ के ये मंथन किया कि हम एक आदर्श एग्जामिनेशन प्रणाली कैसे खड़ी कर सकते हैं? वो कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जो अपोजिशन बताए कि सरकार को साहब ये हम आपको सुझाव दे रहे हैं, आप इनको बताइए। क्यों नहीं इस प्रदेश की विधानसभा में इतना बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का, उसको डिस्कस किया, उसमें चर्चा हुई, उसमें ऐसे ऐसे सुझाव आए और सरकार को कहा कि अगले 6 महीने में, साल भर में आप इसको इंप्लीमेंट करिए, जैसा बाकी राज्यों ने बहुत शानदार काम किया। क्यों नहीं हम ऐसा कर पाए? क्या ये सवाल नहीं है? आप कह रहे देखिए सीबीआई उन लोगों को पकड़ लेगी मान लीजिएगा, बट अभी लूप होल्स तो वैसे ही रहेंगे जब तक आप पूरे रिफॉर्म नहीं करेंगे। वो रिफॉर्म कौन करेगा? आपने कहा कि इसके मैकेनिज्म क्या होंगे कि ये फुल प्रूफ हो सके, जो आपका आशय है वो यही प्रश्न है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जरूर है कि मैं उस स्टेज पे सरकार में नहीं रहा कि जो मैं इस प्रक्रिया को देखूं कि ये प्रक्रिया कहाँ पर लीकेज वाली होती है। मैं उतना अंदर तक नहीं रहा, लेकिन मैं ये मानता हूँ मोटे तौर पर कि ऐसे फुल प्रूफ मैकेनिज्म तैयार किया जा सकता है कि जिसको लीक कर पाना संभव न हो। मैं मानता हूं कि जिस अधिकारी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको अपने तहत काम करने वाले लोगों को चुनने की छूट होनी चाहिए, और उसमें नियमों में एक प्रावधान होना चाहिए कि इसमें अगर फिर हुआ तो इसमें कठोर से कठोर सजा उस शीर्षस्थ से लेकर नीचे तक के 5-10 जो लोग हों, जो इसमें गोपनीयता रखने के लिए अधिकृत हों, उन लोगों को उसमें नापा जाए ताकि कोई फिर गड़बड़ न करे। मुझे लगता है कि ये जो कानून बने हैं ना, कानून सिर्फ जो आपने पहले एक शब्द कहा था कि पब्लिक परसेप्शन, तो कानून जो धामी जी ने जगह जगह पता नहीं कितने हजार करोड़ तो उस पर खर्च कर दिए अपने एडवर्टाइजमेंट पे, जिसमें लिखा कि हार्ड नकल विरोधी कानून, ऐसा कुछ बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं जगह जगह कि नकल विरोधी कानून बना दिया। तो सवाल ये है कि वो नकल विरोधी कानून में ही कुछ लीकेज हैं कि जो ये काम हो पाते हैं। नहीं, नकल विरोधी कानून तो तब काम करेगा जब आपका पेपर लीक हो गया। अब आप जिसको पकड़ेंगे आप इस नकल विरोधी कानून के मापदंडों के तहत उसे ला सकते हैं। इसका मतलब है, अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि उस नकल विरोधी कानून में इस बात को छोड़ दिया गया कि नकल कराने के लिए जो पहले से तैयारी करते हैं कि भाई एग्जैक्टली मैं वो नहीं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, तो वो उनके लिए कोई कानून तो नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं रिफॉर्म। अब जैसे मान लीजिए सर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक प्रोग्रामर होता है जो डेटा माइनिंग करता है, और ये डेटा का ही खेल है सारा देखा जाए तो। आप 35,000 रुपए में एक डेटा प्रोग्रामर ढूंढ रहे हैं और प्राइवेट कंपनी उसको लाखों करोड़ों का पैकेज देती है, क्योंकि उसकी सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट का माहिर होता है, उसका स्पेशलाइजेशन होता है। तो 35,000 रुपए के लिए आपके आयोग में आकर डेटा प्रोग्रामर बनेगा? आप मुझे बताइए ना। हम इस माइंडसेट से काम करते हैं तो कैसे हम पेपर लीक रोक पाएंगे? देखिए, मैंने जो समझा इसमें, मैंने भी इस पर विचार किया जो आप कह रहे हैं कि कोई अगर हमें पूछे कि तुम सत्ता में आ जाओगे तो तुम क्या करोगे इसमें, मैंने जो मोटा मोटा समझा, हालांकि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने मोटा मोटा समझा, मैंने ये समझा इसमें कि इसमें कम से कम पेपर बनाए जाएं अलग अलग लोगों से 25। वो 25 पेपर किसी एक आदमी के सुपुर्द हों, जो कि ऑनलाइन ये उसी दिन 5 मिनट पहले जब ये फ्लॉट होता है, परीक्षाएं पेपर सीट पे ना होकर इस पे हों, जो आजकल कंप्यूटर के स्क्रीन होते हैं उस पर हों, और 5 मिनट पहले वो जारी हो, जब वो
परीक्षा आयोजित होने वाली होती है और सिर्फ एक आदमी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो ये लिमिटेड किया जा सकता है। ये लीकेज की संभावना बहुत अच्छी बात की। मैं आपको अपनी कैपेसिटी बताता हूँ। हाँ ओवरऑल स्टेट की कैपेसिटी आपको पता है कितनी है? हाँ 4,500, इसे नोड बोलते हैं, NOD। तो हमारी कैपेसिटी 4,500 की है। अभी हमने जो रीसेंट एग्जाम कराया उसमें 1,04,000 बच्चे अपीयर हुए। जब हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमने इस दिशा में सोचा ही नहीं। बिहार ने एक कैपेसिटी डेवलप की, केरला ने एक कैपेसिटी डेवलप की, कर्नाटका ने एक कैपेसिटी डेवलप की, असम ने एक कैपेसिटी डेवलप की, हमने नहीं की। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो की जा सकती है। एनहेंस करना, कैपेसिटी को बढ़ाना, वो तो सरकार का काम है ना। एग्री, बट जब नहीं कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का काम है। आप ठकठकाएं भाई, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल। आप बताइए इस विधानसभा में आपने कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग की? हम क्या ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हैं? अब आपके प्रश्न पे कि विधानसभा कितने दिन की विधानसभा बुलाते फिर मैं कहूंगा उसके लिए सरकार क्या, उसके लिए अपोजिशन भी जिम्मेदार है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपोजिशन मना करता है कि विधानसभा सत्र 15 दिन का सर, मत मैं रखो। आपको बताऊं, ये बड़ी मिलीभगत है। मैं सच बता रहा हूं आपको, ये इतनी बड़ी मिलीभगत है। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का सबसे बड़ा नेक्सस है। और खासकर ये नेक्सस मैंने वहां देखा गैरसैंण में, कि साहब चलिए खत्म कर दीजिए, वरना प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी ये कहे कि साहब हम अपने हाउस को चलने नहीं देंगे। बड़ी कभी इस प्रदेश की जनता ने अगर हमारे हाथ में कमान दे दी, आपको शक होता है नहीं देगी करके? नहीं, देखिए ये उनका अधिकार है और उनके अधिकार को मैं अपना राइट नहीं बताना चाहता कि नहीं मेरा राइट है कि आप मुझे दो। सर, वो आत्मविश्वास तो दिखना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है अपने पे, मुझे अपने पे पूरा विश्वास है और अपने पे विश्वास सेवा का है कि मैं जो बातें कहता हूँ वो यहाँ से कहता हूँ, इस चीज़ का विश्वास है। पर मैं इसको इस रूप में घमंड प्रदर्शित नहीं करना चाहता कि बस अब हम जनता चाहे न चाहे में बन गया, ऐसा नहीं है। जनता का अधिकार है और उस अधिकार को किसी के भी द्वारा चुनौती वाले शब्दों में नहीं कहा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, हम उसको कई बार क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तो जनता के अधिकार को अपना वो समझ बैठे हैं, जेब का माल समझ बैठे हैं। तो मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करता, इसलिए आप मेरे बात पे शक मत करिए। पर अगर पब्लिक ने कभी दे दिया तो मैं ये गारंटी मतलब है मेरी कि मैं गैरसैंण में इतने दिन का सत्र आयोजित कराएंगे हम लोग कि पता चल जाएगा कि कौन यहाँ सत्र में बैठना चाहता है, कौन सत्र में नहीं बैठना चाहता। जिनको ठंड लगती है नहीं बैठेंगे, पता चल जाएगा। मैंने एक दिन एक बात ये भी कही, आप ही के पॉडकास्ट में कही, कि जिस दिन इस प्रदेश की जनता हमें सत्ता की चाबियां सौंपेगी, उस सरकार का गठन भी गैरसैंण में होगा और वो सरकार भी गैरसैंण से चलेगी। सरकार गैरसैंण से चलेगी का मतलब आप परमानेंट कैपिटल राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। दूसरी बात, मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपकी सरकार बनी, आप गैरसैंण को परमानेंट कैपिटल बनाएंगे? बिल्कुल, मेरी बिल्कुल ये इच्छा है कि हम परमानेंट राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे। दूसरी बात, हमने गैरसैंण में जो कुछ किया था वो परमानेंट राजधानी बनाने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक हिस्सा था। बदकिस्मती से वो जहां था वहीं रह गया। गोविंद सिंह कुंजवाल, हरीश रावत और हम सब की सरकार ने जो ये इनिशिएट किया था, जो ये शुरुआत की थी, उसमें आगे बहुत कुछ होना था। मैंने एक दिन, मुख्यमंत्री जी थे, हरीश रावत जी थे, मैंने एक दिन मुख्यमंत्री जी से कहा कि गैरसैंण से वापस आते हुए मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए और मैं 2-3 रिजेज को चेक करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो एयर स्ट्रिप है वो कहाँ पर बन सकती है। एयर स्ट्रिप के लिए जितना मेरा थोड़ा ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान, हवाई जहाज़ के लिए अगर समुद्र तल से 100 फीट 200 फीट की हाइट पे जितना बड़ा रनवे चाहिए, 5000 फीट की हाइट पे उससे और ज़्यादा बड़ा रनवे चाहिए, क्योंकि हाइट पे हवा का प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए हवाई जहाज़ को उड़ने के लिए भी ज़्यादा बड़े रनवे की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ बैठने के लिए भी ज़्यादा बड़े रनवे की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने एक ऐसी जगह चुनी कि जो रिज पे करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है। मैंने उस हेलीकॉप्टर के पायलट को पूछा कि इस हाइट पे 3.5 किलोमीटर का रनवे सफिशिएंट होता है एक जहाज़ को उड़ने के लिए और बैठने के लिए? उसने कहा बिल्कुल 2.5 किलोमीटर तक भी चल जाएगा, पर ये तो 3.5 किलोमीटर हो रहा है। तो हमारी ये सब तैयारियां थी। तो किसके लिए थी वो तैयारियां? इसलिए थी कि हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना सकें। एक गलती पहले हुई है अतीत में और राजनीतिक लोगों से हुई। मैं पार्टी के रूप में किसी को आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जिस दिन उत्तराखंड अलग हुआ उस दिन अगर उस समय के नेता, कुछ दल की बात नहीं है, लेकिन उस समय के नेता जो मुख्यमंत्री बने, जो उस समय मंत्री बने, जो मंत्रिपरिषद बनी, वो चाहे उस दिन छप्पर में वहाँ विधानसभा सरकार शुरू कर देते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके बाद सरकार राजधानी इधर उधर चली जाती। लेकिन लोगों ने अपने निजी सुख सुविधाओं को देखा। उसके बाद हरीश रावत जी की सरकार ने, कुंजवाल जी जब विधानसभा अध्यक्ष थे, इन्होंने बहुत बड़ा
दिल दिखाया, बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और इसमें शुरुआत की। अब हम नहीं लोगों को समझा पाए, अलग बात है, लेकिन वो ईमानदार कोशिश थी और उस ईमानदार कोशिश को जब भी मैं आज कल परसों मतलब भविष्य में कभी न कभी इस दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे, किसी न किसी सरकार के बढ़ेंगे और गैरसैंण राजधानी बनेगी। आपको लगता है? मुझे पूरा विश्वास है और मुझे तो लग रहा है कि परमेश्वर ने उस काम के लिए मुझे ही पैदा किया है, मुझे ऐसा लगता है। अगर बनेंगे तो उसमें उन लोगों के प्रयास को नहीं भूला जा सकता जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। और सबसे पहले उन लोगों की सन 52 में पीसी जोशी ने उत्तराखंड राज्य की कल्पना की कि भाई उत्तराखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए। वीर चंद सिंह गढ़वाली जी ने गैरसैंण को उचित मानकर वहाँ राजधानी की बात की कि भाई यहाँ राजधानी बननी चाहिए। तो हमारे वो शहीद स्वरूप जो लोग थे उनकी भावनाओं को भी, और वर्तमान में बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। सिर्फ ये है कि हमें आसान ज़िंदगी की जो लालसा है उसको छोड़ना पड़ेगा और एक व्यक्ति की आसान ज़िंदगी की छोड़ी गई लालसा लाखों लोगों के भविष्य को सहज कर देती है, आसान कर देती है। एक और बताइए, बिकॉज अब 2027 में केवल 1.25 साल बचा है, तो एक कंफ्यूजन आपकी पार्टी में जो बना हुआ है, इलेक्शन किसके नेतृत्व में? जो हैं वो उस पद को पूरा भरे हुए हैं ना, किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि किसके नेतृत्व में। आप कह रहे हैं 2027 का चुनाव करण मेहरा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अभी करण मेहरा पार्टी के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी में या अन्य जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें ये दिल्ली के नेता, दिल्ली का जो संगठन हेड होते हैं वो तय करते हैं कि क्या आगे होना है। हमारा विश्वास है कि हम करण मेहरा जी के नेतृत्व में आगे चुनाव में जाएं। इस बीच में अगर पार्टी कुछ सोचती है और कुछ विचार करती है और कोई चेंज करती है तो बदलाव भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लेकिन बदलाव ऐसे नहीं होते हैं कि इसका टाइम पूरा हो गया, 3 साल हो गया, अब इसको हटा दो। सभी राजनीतिक पार्टियां आकलन करती हैं कि क्या ठीक रहेगा, किस तरह मैच हो पाएगा। बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिया। बीजेपी वो 2 साल से अपने इलेक्शन की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। अब 1.25 साल बचा, अभी तक आप यही तय नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो राष्ट्रीय नेता लोग हैं वो ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि साहब किसके नेतृत्व हमें जाना है, तो फिर आप 2027 में लक्ष्य को क्यों बांध रहे हैं? आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि हम तय नहीं कर पाए? तो साहब ये इंप्लीमेंट होता दिखना भी चाहिए ना। दिख रहा है ना, क्यों नहीं। बीजेपी ने एक बात चलाई कि हम इंटरनल सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने सर्वे बाहर दिखाया, जरूरत भी नहीं है, पर ये कहा कि हम इंटरनल सर्वे कर रहे हैं। अब कांग्रेस को बोलने की जरूरत है कि हमने भी सर्वे कराए हैं, ये बोलने की जरूरत है। मान लीजिए अब अगर कोई नया आ रहा है, मान मान लीजिए एक नया प्रेसिडेंट कोई आता है, मान लीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उसको अपनी टीम गठित करनी है, उसको अपने भरोसेमंद लोगों को रखना है, तो उसको समझने में ही इतना समय लग जाएगा, वो तो टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर वो चुनाव के माहौल में कैसे उतरेगा? मतलब वो जो माहौल के लिए, तैयारी के लिए समय चाहिए होता है, उसको कहां से मिलेगा? नहीं, मैं ये समझता हूं कि संगठन हमेशा काम करता है, व्यक्ति बदलते रहता है। कुर्सी पे जैसे आज मैं आपके पॉडकास्ट में मैं आ रखा हूं, कल इस कुर्सी पे कोई दूसरा आएगा, दूसरा अपनी बात कहेगा। कुर्सी अपनी जगह है, उस पे पहले कोई और था, अब कोई और है, आने वाले समय में बदलाव होगा तो कोई और आएगा। अभी जैसे हरीश रावत जी ने एक स्टेटमेंट दिया, सबको चौंकाया, क्योंकि हरीश रावत जी कब किसके लिए क्या कहते हैं, क्या सोच के कहते हैं। उन्होंने कहा जी प्रीतम सिंह एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। आपकी कुछ ठनी हुई है कि हाल फिलहाल में उनके साथ है? मेरी बात सुनिए, मेरी किसी से नहीं ठनती और मैं इन बातों से विचलित भी नहीं होता। मैं अपने स्वभाव को सनातन रखता हूँ, हमेशा एक जैसा रखता हूँ। मैं किसी व्यक्ति के द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकार को याद रखता हूँ। कभी भी किसी समय उस व्यक्ति के द्वारा अगर मेरी अपेक्षा के अनुसार सहयोग कम ज़्यादा हुआ तो मैं उसको उतना ध्यान नहीं देता। आप कह रहे हैं हरीश रावत आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं मेरी आदत बता रहा हूँ कि मेरा सनातन व्यवहार होता है। न सुख में सुखी न दुख में दुखी। मेरा सनातन व्यवहार होता है। मेरा आपसे, आज आपने मुझे पॉडकास्ट में बुला दिया तो ऐसा नहीं कि मैं खुश हो जाऊँ। आप 2 साल तक मुझे न बुलाएं तो ऐसा नहीं कि मैं नाराज़ हो जाऊँ। मेरे लिए जो आपके साथ संबंध हैं वो हैं, और बहरहाल होता है व्यावहारिक जीवन में। आपका सनातन व्यवहार हरीश रावत जी को पसंद नहीं आ रहा है? मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये आपके शब्द हैं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप पत्रकार हैं, आप आकलन कर लीजिए। मेरे जाने के बाद एक स्पेशल पॉडकास्ट बनाइए और अपने विचारों को उसमें व्यक्त करिए कि हम ये समझ रहे हैं कि हरीश रावत जी का गोदियाल जी के प्रति व्यवहार अच्छा हो रहा है और ख़राब हो रहा है, और ये आप स्वतंत्र हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा मुझ पर जो भी मेरे लिए हेल्प हुई है मैं उनको हमेशा याद रखता हूँ। बाकी उन्होंने अगर ये कहा कि प्रीतम सिंह जी, क्या कहा आपने कि क्या बोला उन्होंने? एक अच्छे विकल्प है।
विकल्प हैं, उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह जी विकल्प हैं, तो हरीश रावत जी इस प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और अगर उन्होंने ये बात कही है तो उस बात में वजन है। और प्रीतम सिंह जी अगर वाली बात है कि अगर चेंज होता है वो बनते हैं तो हमें क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। प्रीतम सिंह जी पहले भी रहे हैं, अभी भी रहे। हमारा मकसद इस प्रदेश में इस कुशासन से मुक्ति दिलाना है। ये मकसद नहीं है कि मैंने कुर्सी पर बैठना है, मकसद ये है कि इस कुशासन से मुक्ति मिलनी चाहिए। बट अगेन फिर क्या होता है ना, पब्लिक में फिर वही पॉलिटिकल परसेप्शन की बात आती है, वो इनफाइटिंग दिखती है बिटवीन द लाइंस। कहाँ है फाइटिंग, कहाँ है? हरीश रावत जी ने ये बोला मैं इसमें साथ नहीं हूँ, अगर मैं ये बोलूँ तो तब आप इसको बोल सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बोल दिया हम साथ हैं, तो कहाँ आपको लड़ाई दिख रही है? वो भी मैंने कंडीशनल बोला कि अगर चेंज हो रहा हो तो लड़ाई कहाँ है? वो एक आपने कहावत सुनी है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आपको लगता है ये मैसेज देना जरूरी है कि आप ये धागे को तोड़ लें, ये गांठ पड़ गई? नहीं, मैं दूं ये मैसेज? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरी दृष्टि में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई धागे को तोड़ रहे हैं। वो संगठन की बेहतरी के लिए और संभावनाओं की मजबूती के लिए कोई विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में उनके विचार को क्योंकि राइट तो हाईकमान के पास है। आपकी कितनी फ्रीक्वेंट बातचीत होती है? मेरी कल भी बात हुई, कल तो मुलाकात ही हुई, परसों बात हुई, 2-4 दिन में ज़रूर बात होते रहती है। देखिए हरीश रावत जी विशुद्ध रूप से निश्चित रूप में बहुत गूढ़ राजनीतिज्ञ हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि इतने बिजी होने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसे कितने लोगों को वो हर हफ्ते फ़ोन करते होंगे। मैं इसमें पीछे हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब मेरी आदत है कि जब काम हो तो मैं तभी फ़ोन करूँ। अब उनकी आदत है कि वो 2-4 दिन 10 दिन हो गए तो ज़रूर फ़ोन करते हैं कि भाई बात नहीं हुई, तो ये अच्छा ही है उनकी। हम नहीं कर सकते ऐसा, जो हमारी कमी है। मेरे से तो मेरे क्षेत्र के भी कार्यकर्ता जो हमारे बहुत लोग हैं, ऐसे लोग अपेक्षा करते हैं, नाराज़ भी होते हैं कि आप फ़ोन नहीं करते। मेरी आदत में वो कमी है कि मैं काम होता है तो फ़ोन करता हूँ, जब नहीं होता तो नहीं कर पाता फ़ोन। तो रावत जी तो फ़ोन करते रहते हैं, हमारी फ्रीक्वेंट बातें होती रहती है, और मेरे से ही नहीं, रावत जी सबसे बातें करते हैं। एक आखिरी सवाल, 2027 का आपको कैसा प्रोस्पेक्ट दिख रहा है आपकी पार्टी के लिहाज से? मुझे ये लग रहा है कि 2027 में 10 साल के इस कुशासन को फेंकने के लिए जनता आतुर है। ये ज़रूर है। मैं एक कंडीशन आपके पॉडकास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात करके जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ जो भी हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर आने की आवश्यकता है। ये किसके लिए संकेत है? ये सभी के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं उन सब के लिए मेरा संकेत है। वो सब कांग्रेस पार्टी में आ जाए, वो एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात कर रहा हूँ मैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। दूसरा ये है, उसके लिए कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी के खिलाफ हमको उकसाएगी, हमारे खिलाफ किसी को उकसाएगी, ताकि डिवाइड कर सकें। और उनके पास डिवाइड करने के वीपन्स पूरे हैं, और अपने संसाधनों से, उन वीपन्स से वो डिवाइड करके एक बार फिर सत्तारूढ़ होना चाहेंगे। तो इस संभावना को मैं 1.5 साल पहले देख रहा हूं कि ये उनकी संभावना है। इस प्रदेश का भला करके सत्ता में आना उनकी संभावना में बिल्कुल नहीं है, माइनस में है। अगर नंबर इस रूप में दिए जाएं तो माइनस में है, लेकिन इस रूप में संभावना है कि वो डिवाइड करेंगे। इसलिए मेरा ये आह्वान है सबसे कि जो लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश में वो परंपराओं को आघात पहुंचा सकें, हम जो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को बर्बाद करने के लिए डाल दी हैं, उन परंपराओं को रोक सकें, तो एक प्लेटफॉर्म पे आने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद गोदियाल जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और बहुत बेबाकी से आपने अपनी राय रखी। बहुत आभार आपका। धन्यवाद। 2027 में गणेश गोदियाल जी का ये कहना है कि अगर सब एकमुठ होकर जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो एक मंच पे आएंगे तो 2027 ज्यादा दूर नहीं। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।